Good afternoon, students. Once again, warmly welcome all of you. आज हम इस टॉपिक में दोबारा एक बार मुखातिब हैं एक दूसरे से, और टॉपिक का नाम है मुग़ल प्रशासन। सल्तनत काल में जैसे कि हमने देखा था, सल्तनत काल में प्रशासन जो था केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्रात्मक था। डेफिनेटली यही प्रवृत्ति इस समय भी रही है। यहाँ का शासन भी केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्रात्मक था, लेकिन उसमें लोक कल्याणकारी भावनाएं जो हैं वो ज़्यादा अनुप्राणित थी। ख़ास तौर से अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के समय पब्लिक वेलफेयर के काम ज़्यादा हुए थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उदार निरंकुश साम्राज्य जो है वो मुग़ल काल का था, और इसकी मूल प्रवृत्ति केंद्रीय प्रशासन थी। प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन और परगनों तक हम इसकी स्टडी करेंगे, गांव तक भी। आज के टॉपिक में हम यहाँ केवल केंद्रीय प्रशासन की चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन में सेंटर आता है, जो खालसा भूमि होती थी वो इसके अधीन आती थी, और ख़ास तौर से रेवेन्यू की अगर हम बात करें और ओवरऑल पूरी ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन को हम डिवाइड करते हैं कुछ भागों में। पहला इसमें यह है बादशाह। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो राजा होता है वह धुरी होता है, वह राज्य की सर्वोच्च सैनिक, सर्वोच्च न्यायिक और सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता होता है। वो सारे पावर्स उसमें केंद्रीकृत होते हैं, इसीलिए इसको हम निरंकुश कहते हैं। चूँकि ये राजा के पास होते हैं इसलिए राजतंत्रात्मक कहते हैं। चूँकि सारी शक्तियाँ एक ही स्थान पे होती हैं इसलिए इसको केंद्रीकृत कहते हैं। तो केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्रात्मक प्रणाली इस समय शासन का मुख्य आधार रही थी, जिसमें उदार प्रवृत्तियाँ डेफिनेटली थी। मुग़लकालीन प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो बाबर और औरंगज़ेब का शासन जो था वो धर्म प्रभावित या यूँ कहें कि थियो सेंट्रिक था, लेकिन बीच की अगर हम बात करते हैं तो वह धर्मनिरपेक्ष प्रणाली पर आधारित था। स्पेशली अकबर के प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो वह धर्मनिरपेक्ष था। बादशाह यहाँ पर एक ऐसा टाइटल था जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से अलग था, क्योंकि सुल्तान खलीफा के अधीन होता था, जबकि बादशाह किसी के अधीन नहीं होता था, वो स्वयं खलीफा होता था। अपने नाम का खुतबा और अपने नाम के सिक्के जारी करवाता था, जबकि दिल्ली सल्तनत में ऐसा खलीफा के नाम के बाद में अल्लाह के बाद खलीफा और खलीफा के बाद में सुल्तान का नाम होता था। तो टेक्निकली दिल्ली सल्तनत में जो है सर्वोच्च सत्ता के रूप में जो होता था वो खलीफा होता था, लेकिन यहाँ पर वो बादशाह होता है। एनीवेज़, बादशाह की मदद के लिए एक वजारत होती थी जिसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कहते हैं, और इसमें अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। इस मंत्रिपरिषद का व्यवस्थित रूप से गठन जो है वो अकबर ने किया था, लेकिन वज़ीर के पद की शुरुआत बाबर के समय से हुई थी। बाबर का वज़ीर मीर खलीफा निज़ामुद्दीन मीर खलीफा था, जिसने जो है मीर खलीफा षड्यंत्र भी किया था। हुमायूं के स्थान पर मेहदी ख्वाजा को राजा बनाना चाहता था। उसके बाद में जो है यहाँ पर हुमायूं जो था उसके समय वजारत कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, बल्कि अकबर के समय वज़ीर जो है, वज़ीर को वकील कहा जाता था। वकील सल्तनत या वकील मुतलक की जो पोस्ट होती थी वो वज़ीर की पोस्ट होती थी, और ये बैराम खां के पास में थी। 1556 से लेकर 60 तक बैराम खां वकील मुतलक के पद पर था, अर्थात वह सर्वे सर्वा था। लेकिन बैराम खां के उच्छृंखलित व्यवहार के कारण अकबर ने वज़ीर की शक्तियों को निम्नीकृत करते हुए उनकी व्यावसायिक और जो उनकी कॉमर्शियल शक्तियां हैं, या जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल शक्तियां हैं, वो 8वें साल में दीवान को प्रदत्त कर दी और केंद्रीय दीवान बना दिया गया। और केंद्रीय दीवान जो है फाइनेंस का काम देखता था, ताकि बैराम खां और महामनगा जैसे महत्वाकांक्षी वज़ीर सर्वे सर्वा ना बन जाए, इसके लिए। तो दीवान आप देख रहे हैं दूसरा, वज़ीर के बाद में दीवान जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, और यह प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति करता था जो सीधे ही उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो एक तरीके से प्रांतों में दोहरा शासन लगाने में प्रांतीय दीवान की अहम भूमिका थी, क्योंकि वह केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता था, ना कि सूबेदार के प्रति, जो सूबे अर्थात प्रांत का प्रधान जो है प्रशासनिक ऑफिसर होता था। इसके बाद में हम देखते हैं मीर बख्शी का जो पद है वो एक सैन्य मंत्री का पद था, और यहाँ पर सेना की भर्ती करना, दाग हुलिया प्रथा रखना, रसद सामग्री देना, उनको सैलरी देना युद्ध काल में, ये मीर बख्शी का काम था। इसके अलावा मीर बख्शी जो है वह उनके सैनिकों के वेतन पर साइन करता था, इसे पे मास्टर जनरल भी कहा गया है। और मीर बख्शी का एक काम और भी था, ये सूबेदार जो थे जो उनकी नियुक्ति में बादशाह का सलाह मशविरा करता था। इसके अलावा मनसबदारों की नियुक्ति भी जो है बादशाह
इसके मार्फत ही करता था। इसके अलावा शहर में कोतवाल की अनुपस्थिति में यह कोतवाल का कार्यभार भी संभालता था। इसलिए मीर बख्शी एक बहुत ही डायनेमिक पोस्ट हुआ करती थी। उसके बाद में आप देख रहे हैं सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर एक धार्मिक पोस्ट है जो एक धर्म के विज्ञ व्यक्ति को दी जाती थी, जिस पे सामान्य तौर पर काजी और जो मुफ्ती होते थे, जो इस्लाम का ज्ञान रखते थे, फ़िक़्ह है अर्थात धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते थे, उन्हीं को ये पोस्ट दी जाती थी कॉर्डियली। काजी उल कुजात न्यायिक मंत्री होता था और सदर उस सुदूर धार्मिक होता था। चूँकि न्यायिक मामलों में धर्म आधार था, इसलिए धार्मिक विद्य होना न्यायिक अधिकारी के लिए आवश्यक था। इसलिए काजी उल कुजात और सदर की पोस्ट एक ही व्यक्ति को दे दी जाती थी। अकबर के समय एक पोस्ट और भी डेवलप हुई थी, उसका नाम था मीर सामा अथवा खान सामा। खान सामा या मीर सामा वह पोस्ट होती थी जो राजकीय रसोई घर की व्यवस्था करता था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक कई और भी पोस्ट हैं, जैसे मीर आतिश है तो वो तोपखाने का प्रधान था। पीलू जो है वो आस्ती सेना का प्रधान होता था। मीर बर जो है वो जंगलों का प्रधान होता था। मीर बहर जो है वो नेविगेशन अर्थात नौसेना का प्रधान होता था। अकबर ने एक नौसेना भी तैयार की थी। औरंगज़ेब के पास भी एक बहुत अच्छी नौसेना का बेड़ा था गंजेसवाई के नाम से। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक केंद्रीय प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से आपने डिस्कस किया है। इसमें एक पोस्ट और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मुहत्सिब। ये अकबर के समय डेवलप हुई थी। तो शुरुआत में ये नीति शास्त्र इस्लाम का नैतिक मतलब जो नैतिक शास्त्र जो है किस तरीके से पालन किया जा रहा है इसकी जांच करता था। लेकिन बाद में औरंगज़ेब के समय इसे धार्मिक इमारतों को तोड़ने का ठेका भी दे दिया था मुहत्सिब, और इस्लाम की कठोरता से पालना करने का कार्य भी ये करवाने लगा था। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।